इस क्वेश्चन में बहुत बवाल हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी वाला। तो अगर आप देखोगे एक सवाल है, स्टेटमेंट 2 है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, हर एटम स्टेबल नहीं होता। लेकिन एक बार ये वाली चीज आप पढ़ के जरूर जाना, मैं बता रहा हूं। अगर आप 180 में से 180 के लिए प्रयास कर रहे हो, अब कोई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देता। अगर मैं कहता हूं सवाल में आ गया ना, ठीक है ना, नीट में एक सवाल आ गया कि बताओ निक्रोम का ग्राफ बता दो, मैं बता रहा हूं आधे लोग फैल जाएंगे। होता क्या है, काफी बच्चे है ना मेरे से ये कहते हैं कि सर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर पे अटक गए हैं कि उनके नंबर है ना फिजिक्स में 180 में से 130 या 140 के बीच में रहते हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। वो टेस्ट देते हैं ना तो इससे ऊपर जा ही नहीं रहे, पता वो एक ही टाइप की गलती कर रहे हो। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, जो कि है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। बेसिकली आज का जो सेशन है वो सेशन रहने वाला है सीक्रेट फॉर 180 मार्क्स इन फिजिक्स नीट 2025। आज मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 चीजें बताने वाला हूं, जो कि अगर आपने ध्यान नहीं दी तो हो सकता है कि आपके 180 में से 180 मार्क्स ना आए, या बोलो मैं आपको वो कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिनके फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा अपने पास एनसीईआरटी, जो अपने पास सीक्रेट टिप्स हैं, ठीक है ना, फॉर 180 मार्क्स इन फिजिक्स नीट 2025। उसकी जो सबसे पहली है वो क्या है अपने पास सर, वो है रीड एनसीईआरटी बिफोर नीट। आपको नीट से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जानी है। आप सारा साल एनसीईआरटी मत पढ़िए, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप थरली रिवाइज करिए, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली उसी पर फोकस करिए। लेकिन अगर आपका मई में एग्जाम है तो आप अप्रैल में एक बार फिजिक्स की एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। अब उसमें से पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास वो है टेस्ट एनालिसिस। ऑब्वियस सी बात है, आपके या तो टेस्ट शुरू हो गए होंगे या शुरू होने वाले होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। और तीसरी चीज है रिवीजन, कि आपको रिवीजन किस हिसाब से करना है, ठीक है। एक एक करके इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब सर ये एनसीईआरटी वाली चीज कहां से आ गया, पहले तो कभी आया नहीं था। मैं आपको रीजन बताता हूं। इस साल यानी 2024 में अगर आप देखोगे, 2024 में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की लाइन से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया है। सर कौन सा वाला? वही वाला क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, वही वाला क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है। सर कौन सा वाला क्वेश्चन? हालांकि इसमें आपको काफी वाइट वाइट दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये नीट 2024 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत बवाल हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी वाला। तो अगर आप देखोगे एक सवाल है, ठीक है ना, ये इसमें जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 1 तो बहुत इजी है, ठीक है, कि जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। हर एटम स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, या बोल लो हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं होता। अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं भाई, स्टेबल है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये इन्होंने लाइन कहां से चुराई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन इन्होंने यहां से चुराई थी, समरी से। देख पा रहे हो, एटम चैप्टर की समरी चुराई थी। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिट कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। दिखाई पड़ रहा है? आप चाहो तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी, याद रखना न्यू एनसीईआरटी में जाके देखना इसको, ओल्ड एनसीईआरटी में मत देखना। ओल्ड एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है इसका, तभी तो बवाल हुआ था।
ठीक है, तो भैया यहां से ये लाइन उठाई थी, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर अब देखो यार, सबको 180 में से 180 नंबर लेके आने, कोई ऐसा है बच्चा कि नहीं हमारे 170 आ जाएं तो भी हम खुश हैं, हमारे 150 आ जाएं? अरे सब चाहते तो यही ना 180 में से 180 है, तो तैयारी भी आपको 180 में से 180 करके जानी पड़ेगी। 180 में से मैं बता रहा हूं 180 में से 170 लाना, अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है, टेस्ट बहुत कायदे से दिए हैं, कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये जो 170 से 180 नंबर लेके आना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि सब नहीं कर पाते हैं, तभी सबके फिजिक्स में 180 में से 180 नहीं आते, ठीक है ना। अब सर वो जो ऊल जुलूल सवाल होंगे वो कहां से मिलेंगे? कुछ सवाल आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, कुछ सवाल में आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 170 नंबर तो आपको एक तरह से समझ लो नोट से ही आ रहा है, पूरा एकदम झकाझक, ठीक है ना। करीब करीब कभी कभी तो 175 नंबर का भी आया था नोट से, कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कोई एक ना दो सवाल ऐसे होते हैं, एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ता है वहां बैठ के, और उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो अपने 180 में से 180 नंबर चूक जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बस उसी के लिए बता रहा हूं, उसी चीज के लिए कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़कर जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे साल एनसीईआरटी पढ़ो, आपका जो भी टीचर आपके जो भी बैच में पढ़ा रहा आप उसको फॉलो करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है अभी एनसीईआरटी पढ़ने की। लेकिन मई से पहले अप्रैल में आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। और एनसीईआरटी में मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। जैसे 11th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क एनर्जी पावर, इनकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी मैं क्या कहूंगा, इनकी एक बार समरी जरूर पढ़ लेना। पीछे होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, कितने पॉइंट्स होते हैं, 15-20 पॉइंट्स होते हैं, तो पूरे के पूरे चैप्टर की समरी पढ़ लेना। एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, ये जरूर पढ़ लेना। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी पढ़ने का कि आप एक चैप्टर की बैठ के पढ़ो, तो आप पॉइंट्स टू रिमेंबर या पॉइंट्स टू पॉन्डर जो भी लिखा हुआ है इसको जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, हालांकि ये चीज आपको ऑलरेडी पता होंगी कि सर जो अपने पास थॉमसन का मॉडल था वो किस लिए अनस्टेबल था, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अनस्टेबल था, ठीक है, उसने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब एक ही साथ घुसेड़ दिए थे, ठीक है ना, ठीक है। और जो अपने पास रदरफोर्ड था वो इस चीज को नहीं बता पाया था कि भैया जब कोई भी है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियस बात रिवॉल्व करेगा तो उससे क्या छूटेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छूटेंगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छूटेंगी तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, वो छोटा होता चला जाएगा और जाके वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सब आपको पता है। लेकिन एक बार ये वाली चीज आप पढ़ के जरूर जाना, मैं बता रहा हूं। अगर आप 180 में से 180 के लिए प्रयास कर रहे हो, ठीक है, समझ लग रही बात, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर वाली चीज भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान देना है, 11th के इतने खास चैप्टर्स नहीं है जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, तो ठीक है। तो 11th के जो चैप्टर्स हैं उनमें आप क्या करेंगे, उनमें आप ना पॉइंट्स टू रिमेंबर और समरी पढ़ लेना। जो 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, अब 12th क्लास में भी सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो आपको आपके टीचर्स जो भी आपको बैच में पढ़ा रहे होंगे, जैसे मैं तो अपने बैच में बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पेज पढ़ना है एनसीईआरटी का, मेरे को ये तक पता कि कौन सा पेज पढ़ना है, ठीक है। पूरा चैप्टर भी नहीं देता मैं पढ़ने को, ठीक है, पूरा चैप्टर भी नहीं देता पढ़ने को, आपको एनसीईआरटी का बस वही पर्टिकुलर पेज पढ़ना है, ठीक है। 11th क्लास में तो बहुत से चैप्टर्स आपने को निगलेक्ट करने हैं एनसीईआरटी के, बस पॉइंट्स टू रिमेंबर और समरी पढ़ लेना। लेकिन 12th क्लास में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको उनके पर्टिकुलर पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये एग्जांपल के तौर पे मैं लेके आया हूं आपके पास ये वाला, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर ग्राफ है। अब एनसीईआरटी में ये ग्राफ ऐसे ही दे रखे हैं अपने को, अब कोई बच्चे इस पे ध्यान नहीं देता। अगर मैं कहता हूं सवाल में आ गया ना, ठीक है ना, नीट में एक सवाल आ गया कि बताओ निक्रोम का ग्राफ बता दो, मैं बता रहा हूं आधे लोग फैल जाएंगे वहां पर, आधे लोग फैल जाएंगे। अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का अपने पास ग्राफ आ जाता है निक्रोम का तो लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। या कॉपर का आ जाता है, देखो
कॉपर का आपने सोचा था कभी ऐसे इस टाइप का दिखाई पड़ेगा? हमको इतना पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी कंडक्टर की तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सर ऐसा जाएगा, आप बता लोगे? तो ये दे रखा है, इसीलिए दे रखा है कि साला एक बार देख के जाओ बे, ठीक है ना। तो ये चीजें देख के जानी है, और निक्रोम के केस में सीधा जाता है, तो ये चीजें देख के जानी है। सेमीकंडक्टर केस में ऐसा होता है, तो ये चीजें देख के जानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर 180 में से 180 यानी पुरजोर तैयारी करके जानी कि साला जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कहां से दे देगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 महीने पहले पढ़ लेना ताकि याद भी रहे। अभी साला पढ़ लो फिर भूल जाओगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, अभी बस जो आपके क्लास में कराया जा रहा है, जो भी आपको आपका मास्टर करवा रहा है उसको पढ़ो, मॉड्यूल सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, बस, ठीक है। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब जैसे कि आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे कभी कभी आप देखोगे एनसीईआरटी में नीचे स्टार करके कुछ लिखा होता है, स्टार करके। अब तो एनटी ने सवाल दे दिया कि एनटी ने क्या किया, साला समरी में से सवाल दे दिया। भाई सोचो ना, समरी में से सवाल दिया, ये एनटी ने ये वाला जो सवाल है ना, ये समरी में से दिया है, ठीक है। समझ लग रही बात? क्लियर है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं। और इस बार आपको पता है एनटीए वालों की थोड़ी सी ऐसे काफी ऊंचे स्तर पे बेइज्जती हो चुकी है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके बेइज्जती हो गई है। तो एनटीए वाले इतना इजी एग्जाम बनाने वाले नहीं है, इतना इजी एग्जाम बनाने वाले नहीं है। ये भर भर के एनसीईआरटी डालेंगे इस बार, भर भर के एनसीईआरटी डालेंगे इस बार, मैं बता रहा हूं आपको। और जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाएगा, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती हैं, मैं बता रहा हूं, भले साला पूरी साल तुम जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चन लगा लो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कुछ अगर अपने को पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं पता ना, वहां पे बैठ के हवा नहीं लगती है। जैसे कि हाइड्रोजन, अब मैं आपको ये सब ना बताता, लो सिंपल मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजनिक एटम्स क्या होते हैं, आगे मत पढ़ना, तुम्हें कसम है भाई नीट की, आगे मत पढ़ना हाइड्रोजनिक एटम्स क्या होते हैं, पता है किसी को? हाँ, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो समझ, अच्छा सर ये तो हमने पढ़ा था लेकिन ये नहीं पता था, इन्हीं को हाइड्रोजनिक एटम्स कहते हैं। जरा पढ़ो, वो एटम्स, ठीक है ना, जिनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बोहर थ्योरी लगाते हैं। बोहर थ्योरी किस में लगाते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में। हम लोग वर्ड क्या यूज करते थे? हाइड्रोजन लाइक एटम्स यूज करते थे, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स यूज करते थे। साले इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स को हाइड्रोजनिक एटम्स कहते हैं भाई, ठीक है। मुझे पता है आपको ये आगे की इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन इनको हाइड्रोजनिक कहते हैं। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, मैं बता रहा हूं, बहुत कम बच्चों को पता होगा, 1% जनता को पता होगा ये, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के कुछ पर्टिकुलर पेजेस पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एंड में एक वीडियो लेके आऊंगा। वैसे तो मैं अपनी क्लास में बताता हूं, ठीक है ना, 12th क्लास के एंड में कि 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर का क्या पढ़ना है और 12th क्लास में क्या पढ़ना है, रेगुलर बैचेस में बताता हूं। लेकिन आप सभी के लिए भी मैं एंड में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर का कौन सा पेज पढ़ के जाना है, ताकि आपको सारी एनसीईआरटी भी ना पढ़नी पड़े, ठीक है ना। आप सारी पढ़ने बैठोगे वो भी टाइम वेस्ट है। क्लियर है? वो काम मैंने कर रखा है, मैंने तुम्हारे बदले की मेहनत कर रखी है, मैंने वो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है फिजिक्स की एनसीईआरटी की, भैया क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप वो मेरे पे छोड़ दो, मैं जो जो बताऊंगा आप वही वही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो आपकी मेहनत मैंने कर रखी है, आपका काम है बस वो पढ़ना, ढूंढना वाला काम मैंने कर रखा है, ठीक है। तो तभी आप 180 में से, क्योंकि देखो ये जो सवाल है ना भाई, इस सवाल की वजह से, सिर्फ इकलौते इस सवाल की वजह से, मैं बता रहा हूं, इकलौते इस सवाल की वजह से बेटा 67 बच्चे थे, 67 बच्चे थे जिनके 180 में से 180 नंबर थे फिजिक्स के, ठीक है ना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये वाला सवाल गया, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ये वाली चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने ना नहीं किया है उसको भी नंबर मिलना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसा सीन था। तो काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हुई, ठीक है, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हुई। जिनके 180 में से 180 थे वो 180 नहीं आए, 176 हो गए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ठीक है यार, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी का झमेला था, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का झमेला था, ठीक है ना। तो आप नेगेटिव मार्किंग मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करते तो बच्चे के 175 आते, तो कितने आए, 176 आए, ठीक है ना। जिन्होंने भी इसका गलत आंसर दिया था, जिन्होंने भी इसका गलत आंसर दिया था, उसके 176 नंबर आए हैं, 180 में से 180 नहीं आए। पहले क्या कर रखा था, पहले एनटीए वालों ने पूरे नंबर दे रखे थे, इस सवाल में एनटीए वालों ने पूरे नंबर दे रखे थे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला सवाल घपला था, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ था, न्यू एनसीईआरटी में कुछ था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर न्यू एनसीईआरटी आती है तो बच्चे को न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो जिसका ये आंसर है वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो जिसने ये आंसर टिक किया था, ठीक है ना, जिसने ये आंसर टिक किया था, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट गलत है वो टिक किया था, उसी को पूरे 180 में से 180 नंबर मिले, वरना लोगों के 4 नंबर कटे, 5 नहीं कटे, क्योंकि घपला था, ओल्ड एनसीईआरटी भी कुछ कह रही थी, ठीक है ना, उल्टा कह रही थी, इसलिए 5 नंबर नहीं कटे, 4 नंबर कटे। तो वही मैं कह रहा हूं, सोचो आपने पूरे साल मेहनत करी, एंड में आके यार बस एक एनसीईआरटी की लाइन की वजह से तुम बेटा 4 नंबर से चूक जाते हो। समझ लग रही है बात, समझ लग रही है बात, ठीक है। चलो इतनी क्लियर है कि हाँ, थोड़ी सी है ना ब्राइटनेस कम होगी तो समझने वाली बात है, मैंने आपको समझा दी। दूसरा देखो, दूसरा आ जाता अपने पास टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है भाई। टेस्ट एनालिसिस क्यों जरूरी है, देखो भाई होता क्या है, काफी बच्चे है ना मेरे से ये कहते हैं कि सर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर पर अटक गए हैं, कि उनके नंबर है ना फिजिक्स में 180 में से 130 या 140 के बीच में रहते हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। वो टेस्ट देते ना तो इससे ऊपर जा ही नहीं रहे, पता वो एक ही टाइप की गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे होते, सारे के सारे टेस्ट एनालिसिस नहीं करते। तुम लोग क्या करते हो, जाते हो टेस्ट देते हो और बस टेस्ट छोड़ के एकदम जितने नंबर आएंगे देखी जाएगी। भैया ऐसे काम नहीं चलता। जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं कहता हूं उससे दुगना इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस। तब आपके नंबर वापस से बढ़ के 180 में से 180 होंगे। भाई मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके नंबर अटक गए हैं तो आपको टेस्ट एनालिसिस की जरूरत है। टेस्ट एनालिसिस में क्या पता चलता है कि सर, टेस्ट एनालिसिस में यह पता चलता है कि जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ वो आपकी सिली मिस्टेक थी। अब सिली मिस्टेक्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। सर किस टाइप की सिली मिस्टेक कर रहे हो आप, सर मैं वो वाली सिली मिस्टेक कर रहा हूं जैसे मैं क्वेश्चन में सही से नहीं देखता कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, मैं वाली सिली मिस्टेक कर रहा हूं। यानी क्वेश्चन को मैं बहुत कैजुअली पढ़ता हूं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, ध्यान से नहीं पढ़ता, एक इस टाइप की। दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है कि सर 8 into 4 का सर मैं 36 लिखे जा रहा हूं बार बार, जबकि 32 होता है। तो आप जब टेस्ट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा ससुरा आपने क्वेश्चन गलत किया तो किया कैसे, ठीक है ना। तो आपको सिली मिस्टेक पता चलेगी, अच्छा यार मैंने इसमें ना इनकरेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट ऑप्शन मार दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ा, ठीक है ना, उसकी वजह से मेरे नंबर कट गए। या मैं मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रही हूं, डिवीजन में गलती करता हूं, या एलसीएम लेने में गलती कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूं, या रेशियो निकालने में गलती कर, रेशियो निकालने में बहुत बच्चा गलती करता है भाई, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी करके नहीं जाते, आप तैयारी करके जाते हो, आपकी तैयारी भी उतनी है जितनी है ना टॉपर की है 180 की। मैं कहता हूं जिसके 150 नंबर आते हैं ना फिजिक्स में 180 में से, उसकी तैयारी भी लगभग लगभग उतनी है जितनी टॉपर की है, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। लेकिन आप 150 पे और सामने वाला 180 पे इसलिए क्योंकि ये पूरा एकदम परफेक्शन के साथ करता है पेपर, ठीक है। अब वो परफेक्शन कैसे आएगी सर, वो परफेक्शन आएगी टेस्ट एनालिसिस की। सर गलती तुमको क्या लगता है जिसके 180 में से 180 आ रहे हैं नीट में, क्या उसकी सारी जिंदगी 180 में से 180 आए हैं क्या हर पेपर में 180 में से 180 आए जितने भी उसने टेस्ट होंगे? नहीं, उसके टेस्ट में 140 भी आए होंगे, 150 भी आए होंगे, 120 भी आए होंगे, कभी कभी 100 के नीचे भी आए होंगे। लेकिन उसने क्या किया, टेस्ट एनालिसिस की, अपने आप को समझा कि मैं कहां गलती कर रहा था। अब आपका कोई सवाल अगर गलत है उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स। दूसरी चीज कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया सर ये वाला सवाल मेरे से इसलिए गलत हुआ, इसमें पूछा कुछ गया था, मैंने इसको कर किसी और तरीके से दिया। यानी कि आपको उस सवाल को करने का तरीका नहीं पता, ठीक है।
अपने कंसेप्ट, यानी आपका कंसेप्ट वीक है। तो अच्छा, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल आपने गलत किया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर से जाके देखो कि मास्टर ने तुम्हारे क्या कंसेप्ट बताया था, कि किस जगह ये फॉर्मूला, किस जगह ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये नहीं कि साला जिधर देखा उधर ही पेल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है बेटा, अगर आपको आपके नंबर 150 से 180 पे पहुंचाने हैं। बेटा मैं सच बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हो, रेगुलर डीपीपी सॉल्व करते हो, रेगुलर मॉड्यूल करते हो, तो आपके 150 नंबर तो ऐसे फटफटा के आ जाते हैं। लेकिन ये 150 से 180 की जर्नी है ना, इसको तय करने के लिए अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे कि अपने को सिली मिस्टेक्स देखनी पड़ेंगी, अपने को देखना पड़ेगा किस कंसेप्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है, बेसिकली अपने को टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ लग रही है बात? ठीक है ना? तो उससे पता लगा। तीसरी चीज कि सर कभी कभी क्या होता है कि आप किसी टेस्ट एनालिसिस से अपन को यह भी पता चलेगा कि आप किस पर्टिकुलर, जब पेपर देने बैठते हो तो आप किस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा टाइम दे रहे हो। यार किस पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल में ज्यादा टाइम लग जाता है आपका, तो आपको समझ आएगा अरे यार, क्योंकि आजकल देखो ऐप पे क्या है कि आपको यह भी पता चल जाता है ना कितना टाइम लग रहा है इस सवाल को, और टॉपर ने उसी सवाल को कितने टाइम में किया। भैया फिजिक्स वाला ना आपको इतनी ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी दे रखी है, आप ये तक देख सकते हो उसी पर्टिकुलर सवाल को किसी टॉपर ने कितने टाइम में किया और आपने कितने टाइम में किया है। तो आपको समझ आएगा सर इस पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल मैं बहुत ज्यादा टाइम में कर रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ऐसा करते हैं थोड़े से और सवाल लगाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। भाई ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप जाके 180 में से 180 लाओगे। बेटा 180 में से 180 लाना हलवा नहीं है। 23 लाख बच्चों में से अगर 67 या 68 बच्चों के 180 में से 180 आ रहे हैं, या बहुत से बहुत 100 बच्चों के 180 में से 180 आ रहे हैं फिजिक्स में, तो सोचो कि ये 100 बच्चे क्या अलग कर रहे हैं, और जो बाकी अपने पास 23 लाख में से 22,90,900 वो क्या कर रहा है। समझ लग रही बात? तो जो 22,90,900 बच्चा है उसके 180 में से 180 क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ यही 100 बच्चों को क्यों आ रहे हैं। समझ लग रही बात? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप टाइम किस में ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो। देखो काफी क्वेश्चन आप जल्दी लगा लेते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपको समझ में आना पता चलेगा अच्छा सर इसमें ज्यादा टाइम देना, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। साला क्वेश्चन आता है इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। जैसे भाई मैग्नेटिज्म का सवाल आ गया, उसमें ज्यादा टाइम लग गया, मेरे को सवाल सही तो कर दिया लेकिन ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, क्लियर। तो टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है रिवीजन। भाई मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी जो टाइम आ गया ना, बेसिकली क्या है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर हिट करेगा। अक्टूबर मतलब वही दिवाली वाली आएगी। बेटा दिवाली के बाद लगभग बच्चे क्या करते हैं, अपना सब कुछ रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे क्या एक बहुत गलत रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं आपको वो गलत रिवीजन स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, और अगर आप लोग भी इस रिवीजन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो तो मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मैं भी इसी रिवीजन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूं, आज आपकी बस पता चला कि सर ऐसे नहीं करना। वो क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी है सर? वो रिवीजन स्ट्रेटेजी है कि सर सबसे पहले पूरी फिजिक्स करनी है, फिर उसके बाद पूरी केमिस्ट्री करनी है, और सर बायो तो याद करने वाली होती है, एंड में कर ही लेंगे। आप इस हिसाब से करते हो क्या? आप इस हिसाब से करते हो क्या कि पहले पूरी फिजिक्स करेंगे, 1.5-2 महीने साला फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर 1.5-2 महीने भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर 1.5-2 महीने बायो ही पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना भाई, मैं बता रहा हूं आप बहुत दिक्कत में हो। क्योंकि अगर आप 2 महीने के बाद इस पे जंप करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाओगे, फिजिक्स के जोन से आउट हो जाओगे, आप फिर केमिस्ट्री के जोन में चले जाओगे। आप सिर्फ दबा के केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो। तो जैसे ही जब 2 मंथ्स निकल जाएंगे तो आपने केमिस्ट्री तो रिवाइज कर ली, बेटा फिजिक्स टाइम फिस हो जाएगी, गुल हो जाएगी आपकी। और आपने जब
बायोलॉजी करी 2 महीने बाद, तो केमिस्ट्री तो गुल हो ही जाएगी, फिजिक्स तो महागुल। आप जब 6ठे महीने के एंड पे होगे ना, 6th मंथ के एंड पर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको समझो 6th मंथ कौन सा वाला है, मार्च। आपको लगेगा सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। भैया ये मैं बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे ऐसे 100 मैसेज आते हैं मेरे पास अप्रैल में सर, और ये ऐसे लोगों के नहीं, टॉपर्स के आते हैं ऐसे मैसेज भाई, जिनके क्लास में 720 में से 680 से ऊपर नंबर रहते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि सर अप्रैल में मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा मैं सब भूल गया। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, पहले फिजिक्स पढ़ते हैं फिर पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। भैया इस स्ट्रेटेजी से काम करोगे, मैं बता रहा हूं 4-5 महीने के बाद ऐसा लगेगा जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में अगर फिजिक्स पढ़ी थी आपको याद ही नहीं कुछ। ये स्ट्रेटेजी कभी भी यूज नहीं करनी कि पहले पूरा एक सब्जेक्ट करना है फिर दूसरा फिर तीसरा। सबसे घटिया स्ट्रेटेजी है ये, सबसे घटिया स्ट्रेटेजी, और ये सबसे आसान स्ट्रेटेजी लगती है लोगों को, सबसे वर्स्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर चुका हूं, मैं खुद भुगत चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। नेवर यूज दिस रिवीजन स्ट्रेटेजी, नेवर एवर, ठीक है। कैसे करना है सर, आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, आप तीनों पढ़ो, तीनों पढ़ो, मैं सच बता रहा हूं, तीनों पढ़ो। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको ज्यादा टाइम दे दो, जिसमें आपको इजी हो जा रहा है उसको कम टाइम दो, लेकिन दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, मैं सच बता रहा हूं, तो ही काम बनेगा। हाँ, ऐसा लगेगा कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन वो जो प्रोग्रेस है वो इफेक्टिव प्रोग्रेस है। आपका किसी भी से हाथ नहीं छूटेगा, ना आपका फिजिक्स से हाथ छूटेगा, ना आपका केमिस्ट्री से हाथ छूटेगा, ना बायो से। वरना बेटा बायोलॉजी पे जब पहुंचोगे ना अप्रैल में, रिवाइज करते करते फिजिक्स से तो एकदम ठन गोपाल हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स तो मेरी ऐसी हो गई जैसे भाई कुछ याद ही नहीं है, अब पन्ने पलटेंगे तब याद आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तीनों चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ पढ़नी है, एक साथ पढ़नी है, एक साथ पढ़नी है, ठीक है ना। अब उसको रिवाइज कैसे करना है, जैसे आपने मंडे, अब अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ। हर बंदे की रिवीजन स्ट्रेटेजी अलग होती है, आपको कितना टाइम डिवोट करना है, किसमें आपका थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिजिक्स को 3 घंटे देना है, केमिस्ट्री 2 घंटे देना है, बायो को 2 घंटे देना है, ऐसे बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज करनी है। देखो मंडे से लेकर सैटरडे नहीं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मैं सच बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी काम करोगे, मैं बता रहा हूं, कोई आपके 180 में से 180 नंबर नहीं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, जो भी आपने टाइम अलॉट किया उसमें आप रिवाइज करो, तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। और बचा सर सैटरडे संडे, देखो सैटरडे संडे या तो आपका टेस्ट होगा या आपका खाली होगा, तो आपने सैटरडे संडे यानी कि वीक एंड्स पर आपने कुछ नया रिवाइज नहीं करना, आपने कुछ नया रिवाइज नहीं करना, आपने क्या रिवाइज करना है, जो साला आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक रिवाइज किया तो उसको वापस रिवाइज करना है, उसको वापस रिवाइज करना है। मैं सच बता रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं, आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मंडे से फ्राइडे तक रिवाइज करो, जैसे सर मंडे से मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना शुरू किया, मंडे रिवाइज किया, ट्यूसडे रिवाइज किया, वेडनेसडे रिवाइज किया। केमिस्ट्री का भी आपने समझो कोई चैप्टर रिवाइज किया, समझो आपने केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट रिवाइज किया, बायो का भी आपने रिवाइज करना शुरू किया। फ्राइडे तक आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, केमिस्ट्री के भी 2 कर लिए, बायो के भी 2 कर लिए। अब आपने क्या करना है, सैटरडे संडे उन्हीं को वापस रिवाइज करना है, मैं सच बता रहा हूं, उनको वापस रिवाइज करना है। ऐसे दिमाग में फिट होंगे ना, ऐसे फिट होंगे कि भैया एक टाइम को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे लेकिन चैप्टर नहीं भूल पाओगे, मैं सच बता रहा हूं। और याद रखना, नीट टफ एग्जाम नहीं है, नीट टफ एग्जाम नहीं है। नीट को क्रैक करने के लिए कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसाइज का मतलब साला इधर उधर हर बुक से आपने नहीं पढ़ना, 100 रंगीन किताबें आती है ना, सबसे नहीं करना, मॉड्यूल डीपीपी बहुत है और क्लास के नोट्स कुछ नहीं करना, एंड में एनसीईआरटी पढ़नी है।
प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइजली पढ़ना है, ठीक है ना। जितना जितना ना नोट्स में है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप जब अपने पढ़ते हो, जब रिवाइज करते हो, तो शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चलना। मंडे से फ्राइडे जब रिवाइज करोगे चैप्टर्स को, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। तो ये जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है सैटरडे संडे को। क्लियर है? फिर से मत रिवाइज करने बैठ जाना पूरा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ठीक है। और टू द पॉइंट एकदम, जो चाहिए वही पढ़ना है। ये नहीं कि भैया अब एनटी ने सिलेबस काट भी दिया, लेकिन हम तब भी पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं बैठ के। एनटी ने बहुत सारा सिलेबस कट कर दिया ना, बहुत सारे चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए। टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो यही मेरी सीक्रेट टिप्स हैं जो कि आपको अलग बनाएंगी, आपको 180 में से 180 नंबर लेके आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। बाय बाय, टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।